दोस्तों, मेरा उद्देश्य उन नायकों को याद करना है जिन्होंने इस भारत भूमि, सनातन धर्म, संस्कृति और यहाँ के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इसी कड़ी में आज एक भारतीय गुरु, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राघव दास जी के बारे में, जिन्हें लोग पूर्वांचल का गांधी भी कहते हैं। दोस्तों, बाबा राघव दास जी का जन्म 12 दिसंबर 1896 में महाराष्ट्र के पुणे में एक अमीर मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री शेषप्पा और माता का नाम श्रीमती गीता था। इनके बचपन का नाम राघवेंद्र और इनके पिता एक अच्छे नामी व्यवसायी थे। इनके माता पिता के साथ पूरा परिवार प्लेग जैसी महामारी के चपेट में आ गया और अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गए। कुछ समयों तक अपनी विवाहित बहनों के साथ भी रहे और वहीं पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा करते रहे। अपनी प्राथमिक शिक्षा और प्लेग जैसी महामारी में अपना परिवार खो जाने से बहुत दुखी हुए और 1913 में एक सिद्ध गुरु की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, 17 वर्ष की आयु में गुरु की तलाश में प्रयागराज और काशी का भ्रमण करते हुए गाजीपुर पहुँचे। यहाँ पर इनकी मुलाकात मौनी बाबा नाम के एक संत से हुई। उन्होंने राघवेंद्र जी को हिंदी सिखाई। मौनी बाबा के साथ कुछ समय बिताने के पश्चात ये यूपी के देवरिया में बरहज नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ पर इनकी भेंट एक प्रसिद्ध संत योगी राज अनंत महाप्रभु से हुई। इनसे दीक्षा लेकर इनके शिष्य बन गए और यहीं पर रहने लगे। दोस्तों, बाबा राघव दास ने स्वतंत्रता आंदोलन तथा समाज में सुधार लाने के लिए गांव-गांव में ग्रामीणों के साथ सार्वजनिक बैठक भी किए। दलितों की बस्तियों में गए, बीमार लोगों की सेवा किए, स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया। वे सरकार में शामिल होने के बजाय सीधे ही जनता की सेवा करना पसंद करते थे। बरहज के निकट परसिया तिवारी गांव के बुजुर्ग रामायण जी इनके बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं कृष्ण इंटर कॉलेज में था तब राघव दास को आते जाते देखा था। इनका केश जटाधारी व दाढ़ी मूछ बढ़ी हुई थी। आश्रम में बाबा जी तकली पर सूत काटते थे। सभी को खादी वस्त्र पहनने की सलाह देते थे। बाबा नहीं हैं, पर उनकी यादें मेरे मन में आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि बाबा राघव दास एक अमीर मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, फिर भी राघव दास सभी लोगों से प्रेम रखते थे। वरिष्ठ पत्रकार विवेकानंद त्रिपाठी बताते हैं कि कहा जाता है कि एक बार बाबा राघव दास किसी काम से कपरवार में राप्ती नदी के किनारे नाव से पटना जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। एक महिला जो बकरी के बच्चे को दूध पिला रही थी। उस दृश्य में एक माँ का प्यार और दया का भाव साफ दिखाई दे रहा था। बाबा जी उस महिला के समर्पण को देखकर बहुत प्रभावित हुए। जब नाव आई तो वह महिला भी नाव में चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन गाँव वालों ने महिला को दलित बताकर नाव पर चढ़ने से रोक दिया। इस पर बाबा जी उस महिला को अपने साथ नाव में ले जाने के लिए अड़ गए और लोगों के विरोध के बावजूद उसे नदी पार कराया। यह उनकी असीम करुणा और प्रेम की भावना थी। दोस्तों, 1921 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया तो उनकी मुलाकात राघवेंद्र जी से हुई। गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हो गए। तब से लगातार भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। बरहज के आश्रम में क्रांतिकारियों और आम लोगों की जनसभा को संबोधित करते हुए राघवेंद्र जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये आज के राघव दास हैं। इनके जैसे कुछ और संत हमारे साथ होते तो भारत को आज़ादी दिलाना और आसान हो जाता। तभी से इन्हें लोग राघव दास जी के नाम से जानने लगे। दोस्तों, 1923-24 में एक समय ऐसा भी आया जब राघव दास गांधी जी के विचारों से असहमत हुए। गांधी जी कहते थे कि हाथ से काटी हुई खादी की कुछ मात्रा रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण योग्यता मानी जाएगी। हालांकि राघव दास जी को चरखा चलाना आता था, लेकिन बाद में वे इस बात से सहमत भी हो गए। बाबा राघव दास जी को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पहली बार गांधी जी के साथ डांडी मार्च या नमक आंदोलन के कारण और दूसरी बार देवरिया के बरहज में इनके आश्रम में इन लोगों के आश्रय देने के कारण भी इन्हें जेल जाना पड़ा। बाबा राघव दास जी का राम प्रसाद बिस्मिल से बहुत करीबी रिश्ता था। वे शिष्य के रूप में इनके बेहद करीब थे। काकोरी कांड के हीरो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी की सजा हुई। बिस्मिल की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार
बाबा जी की देखरेख में हो। बाबा जी राष्ट्रीय आंदोलन को धार देने के लिए गोरखपुर की जेल गए। फांसी के बाद उनका अंतिम संस्कार कराया और उनकी चिता की राख को अपनी खद्दर की चादर में समेटकर बरहज के आश्रम में ले आए। उस राख को आश्रम की मिट्टी में मिलवाकर बिस्मिल की समाधि भी बनवाई। उसके बाद धीरे धीरे क्रांतिकारी यहाँ आकर श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे तो बात खुलने लगी और इस पर एक अंग्रेजी कैप्टन मूर ने समाधि को तुड़वा दिया। लेकिन बाबा जी ने फिर दोबारा 1980 में समाधि का निर्माण भी कराया। दोस्तों, 1948 के उपचुनाव के पहले 13 समाजवादी पार्टी बनाने के लिए एक साथ कांग्रेस को छोड़ दिया। नरेंद्र देव भी उन्हीं में से थे जो फैजाबाद के विधायक थे। उसके बाद जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो यूपी के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने बाबा राघव दास जी को चुना और उनके पक्ष में प्रचार किए। मुखोपाध्याय की पुस्तक में लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री ने आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए मंदिर के आसपास शहर के लोगों को बताया कि नरेंद्र देव एक नास्तिक व्यक्ति हैं, वे भगवान राम में विश्वास नहीं करते। उन्होंने प्रचार किया कि नरेंद्र देव चोटी भी नहीं रखते, जो कि एक हिंदू धार्मिक व्यक्ति रखता है। परिणाम यह हुआ कि बाबा राघव दास ने आचार्य नरेंद्र देव को 1300 वोटों से पराजित कर दिया। दोस्तों, 1950 में एक समय ऐसा भी आया जब राघव दास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से टकरा गए। नीलांजन मुखोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1950 में जब प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार से राम की मूर्ति हटाने के लिए कहा तो बाबा राघव दास ने धमकी दी और कहा कि अगर मूर्ति हटाया गया तो विधानसभा और पार्टी दोनों से त्यागपत्र दे देंगे। इस काम में महंत दिग्विजय नाथ, के नायर और गुरुदत्त सिंह का भी सहयोग मिला। उस समय दोनों लोग फैजाबाद के प्रमुख पदों पर थे। दोस्तों, उसी समय सरकार ने कोल्हू मिल पर बैन लगाया तो राघव दास ने कोल्हू को गरीब जनता का आय का स्रोत बताते हुए इसका जोरदार विरोध किया और विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया। अंततः सरकार ने कोल्हू मिल पर बैन समाप्त कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने भारत के गरीब और असहाय लोगों की सेवा करते रहे। इन्हीं सब कार्यों को देखकर लोग उन्हें पूर्वांचल का गांधी भी कहने लगे। बाबा जी की मृत्यु 15 जनवरी 1958 में हुआ। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भारत सरकार ने इनके जयंती पर इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।